नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दूसरे दलों के भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी में जमा हो रहे हैं, उनका हर रैली में यह कहना कि वे भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। बात केवल प्रफुल्ल पटेल की नहीं है, बात उनकी भी है जो ईडी सीबीआई के केस के बाद भागे भागे बीजेपी में आ गए। पीएम के बयान पर कितना हंसते होंगे ऐसे लोग। क्या रैली में सामने बैठी जनता को पता है कि मंच से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मिटाने की नहीं, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। उनके लिए भ्रष्टाचार से लड़ाई का मतलब है विपक्ष के नेताओं के पीछे ईडी छोड़ दो और वो अपने आप भागे भागे बीजेपी में आ जाएंगे। अभी तक घोटालेबाज पकड़े जाते थे तो जेल जाते थे, उन्हें कोई पार्टी अपने में शामिल नहीं करती थी। मगर बीजेपी ने अलग ही माफीनामा स्कीम शुरू कर दी है। ईडी की जांच शुरू होती है, जेल जाते हैं और फिर ये लोग बीजेपी में आ जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, देख लीजिए, समय तो बचा नहीं है। जो सत्यानाश होना था वो अब तक हो चुका है। झूठ का बवंडर इतना बड़ा हो गया है कि अब जनता को पता चलने में ही 20 साल लग जाएंगे कि ये सब हुआ जब वो धर्म की राजनीति में अपना आपा खो चुकी थी। इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी की यह दूसरी बड़ी रिपोर्ट है जो ईडी का भांडा फोड़ देती है, जिसे पढ़कर लगता है कि ईडी के पीछे से कोई गिरोह काम कर रहा है जो न केवल चंदा वसूली करता है बल्कि करप्ट नेताओं को भी दूसरे दलों से वसूल कर बीजेपी में ला रहा है। कोई भी इस हेडलाइन को किसी भी भाषा में समझ सकता है जो यह कहती है कि 2014 से लेकर अब तक जितने विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार संबंधी जांच चली है उनमें से 25 भाजपा में शामिल हो गए। जो 25 बीजेपी में आए उनमें से 23 को किसी ना किसी प्रकार की राहत मिली, या तो जांच बंद हो गई या जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इनमें से 10 कांग्रेस से बीजेपी में आए, एनसीपी और शिवसेना से 4-4, टीएमसी के 3, टीडीपी के 2, सपा और वाईएसआर कांग्रेस के 1-1 सांसद बीजेपी में आए। सिर्फ 2 मामले ऐसे हैं जिनमें भाजपा में शामिल होने के बाद भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा और टीडीपी के पूर्व सांसद वाईएस चौधरी के मामले में। 2022 से 23 के बीच महाराष्ट्र में ईडी खूंखार हो गई। उसी दौरान महाराष्ट्र में सबसे अधिक नेता बीजेपी में आए और वहां बीजेपी की सरकार बन गई। इस दौरान एकनाथ शिंदे शिवसेना से, अजीत पवार एनसीपी से अलग होकर भाजपा के गठबंधन में शामिल हुए। महाराष्ट्र के 12 राजनेता इस सूची में शामिल हैं जो दीप्तिमान तिवारी बताते हैं। 11 भाजपा में 2022 के बाद शामिल हुए। ये कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से हैं। एक तरह से इन जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियां खत्म सी हो गईं, छिन्न भिन्न कर दी गईं। शिवसेना और एनसीपी का सिंबल भी कोई और ले गया। अब पता चल रहा है कि ईडी के जरिए बीजेपी ने किस तरह से अपने लिए राजनीतिक मैदान साफ किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बताया था कि बीजेपी में 400 से अधिक विधायक दूसरे दलों से शामिल हुए हैं। इनमें से 200 से अधिक विधायक केवल कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए हैं। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, यह दल बदल भी नहीं है। निश्चित रूप से यह अपने आप में विधायक सांसद वसूली का मामला और गिरोह लगता है। 411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे, क्या करे, वो नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे ये। अब पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर ये विधायक सांसद बीजेपी में नहीं जा रहे हैं बल्कि ईडी से थर-थर कांपते हुए बीजेपी में जा रहे हैं। इन भगोड़ों के लिए ईडी ही प्रधानमंत्री हैं, ईडी ही उनका नेतृत्व है। और प्रधानमंत्री कहते हैं ईडी ने कभी केस बंद नहीं किया। अभी तमिल चैनल थांती से उन्होंने यही कहा कि ईडी जो केस शुरू करती है वो बंद नहीं करती। हम उनका यह बयान पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, फिर से छोटा सा हिस्सा पढ़ देते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसा है जिस भी पॉलिटिशियन का होगा केस चलेगा। आप मुझे बताइए एक केस बताएं कि भाई इसका केस ईडी ने बंद किया। यह जानते हुए भी कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ 8,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला सीबीआई ने बंद कर दिया।
अजीत पवार के खिलाफ मामला बंद हुआ है। प्रधानमंत्री फिर भी कहते हैं ईडी केस नहीं बंद करती है। 23 में से 3 मामले बंद कर दिए गए जो दीप्तिमान तिवारी ने दिखाया है। बाकी 20 मामले या तो ठंडे बस्ते में भेजे जा चुके हैं या फिर रुके हुए हैं। दीप्तिमान लिखते हैं कि भाजपा में शामिल हो जाने के बाद से जांच एजेंसियों का एक्शन इनएक्शन हो रहा है, यानी कोई कार्रवाई ना करना ही उनकी कार्रवाई रही है। सीबीआई, आयकर, स्थानीय पुलिस, आर्थिक अपराध शाखाओं, एंटी करप्शन ब्यूरो भी इस तरह की टारगेटेड कार्रवाई में शामिल होते हैं। ईडी की कार्रवाई स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, दूसरी एजेंसियों द्वारा शिकायत के बाद ही ईडी अपना काम शुरू करती है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में यह सब बताया है। इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी ने लिखा है कि प्रताप सरनायक की कंपनी के लेन देन के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने जनवरी 2021 में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी। इसके 1.5 साल बाद वे शिंदे के साथ एनडीए में शामिल हो गए। 8 महीने के बाद कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसके बाद ईडी के केस की धार ही खत्म हो गई। एक अन्य मामले में सरनायक के खिलाफ जांच चल रही है। 2012 में जब ये मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे कृपा शंकर सिंह, तब पुलिस ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया। एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया, उनके बेटों से पूछताछ की। 2015 में इनके खिलाफ चार्जशीट दायर होती है। कहा जाता है कि इनके पास 95 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें से 18 करोड़ की संपत्ति आय से अधिक है। चार्जशीट बिना विधानसभा स्पीकर की मंजूरी के दाखिल की गई थी, इसलिए कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज कर दी जाती है। सितंबर 2019 में कृपा शंकर सिंह कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, 2 साल बाद भाजपा में शामिल हो जाते हैं। आज की तारीख में ईडी का यह केस इनफ्रक्चुअस हो चुका है, निष्फल हो गया है। कृपा शंकर सिंह जौनपुर से मोदी के 400 पार की संख्या में शामिल होने जा रहे हैं। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री का यह झूठ इस तरह से पकड़ा जा रहा है, फिर भी वे बोले जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ईडी केस बंद नहीं करती है, कैसे कह देते हैं? यह विश्वास शायद इसलिए भी है कि उन्हें पता होगा कि हिंदी का संपादक, उसका मालिक अपने अखबार में यह सब खबर विस्तार से छापेगा ही नहीं, हिंदी का चैनल दिखाएगा भी नहीं, तो गांव-गांव में और मेहनत मजदूरी करने वाली आम जनता को पता ही नहीं चलेगा कि उनके देश में यह सब खेल चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को हिंदी के अखबार आपके घरों तक पहुंचने नहीं देंगे। आप अंधेरे में हैं, आप अंधेरे में रहेंगे और प्रधानमंत्री की बात पर ताली बजाते रहेंगे। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार यह अपने आप में भारत की राजनीति का सबसे बड़ा घोटाला है। एक तरफ ईडी और आईटी के छापे के बाद कंपनियां बीजेपी को 2400 करोड़ का चंदा देती हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे के बाद विरोधी दल के नेता सैकड़ों की संख्या में अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं। पैसा और नेता दोनों की वसूली हो रही है। यह दल बदल नहीं, वसूली है, नेता वसूले जा रहे हैं। ऐसा तो भारत की राजनीति में किसी ने आज तक नहीं किया। दिल्ली में कई जगहों पर एक होर्डिंग लगी है। इस होर्डिंग को देखते ही लगेगा कि भ्रष्टाचार मिटाने की गारंटी देने में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब नहीं। इस होर्डिंग पर अगर आप दीप्तिमान तिवारी की यह रिपोर्ट फोटोशॉप के जरिए लगा दें तो कैसा लगेगा? जिन सभाओं में प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ाई की बात कर रहे हैं, क्या वहां लाई गई जनता को पता है कि ईडी, सीबीआई और आईटी ने विपक्ष के 25 बड़े नेताओं के यहां छापे मारे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हुए और गिरफ्तार किया गया? वे सब भागकर बीजेपी में आ गए और उनमें से 23 को राहत मिल गई। वैसे बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या 400 बताई जाती है। इस होर्डिंग की जगह एक दूसरी होर्डिंग भी लगाई जा सकती है, जिस पर प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, नवीन जिंदल का फोटो लगा दीजिए। पिछले 1 साल में ये 3 बड़े नेता बीजेपी में आए हैं, इन्हें अलग अलग तरीके से राहत मिली है। साथियों, 24 के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से 2 खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ
भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी। और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। क्या आप तक यह खबर पहुंची? आपके अखबार ने मोटी मोटी हेडलाइन छापकर आपको बताया कि 8,000 करोड़ के विमान घोटाले के आरोपी प्रफुल्ल पटेल अब बीजेपी के लिए हीरा मोती हो गए हैं। 8 ही महीने हुए बीजेपी के साथ आए। सीबीआई ने उनके खिलाफ घोटाले की फाइल बंद कर दी और क्लीन चिट दे दी। कोयला घोटाला और एयर इंडिया के विमान खरीद का घोटाला, इसके बुनियाद पर ही बीजेपी ने 2014 से पहले का राजनीतिक माहौल बनाया, चुनाव में जीत हासिल की। मगर इसके 2 बड़े मुख्य आरोपी आज बीजेपी के साथ हैं। नवीन जिंदल तो बीजेपी में हैं। प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार दोनों पर बीजेपी ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। मतलब यही 2 आरोपी हैं जिन पर 1,40,000 करोड़ के घोटाले का आरोप बन जाता है, वो अब बीजेपी के साथ है। इतना बड़ा चेक बीजेपी में आ गया। क्या प्रधानमंत्री अपना ही बयान नहीं सुनते हैं कि उन्होंने पिछले साल जुलाई में भोपाल में एनसीपी के इन घोटालों को लेकर क्या कहा था? अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अब यही लोग बीजेपी के साथ हैं। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के साथ जाकर ईमानदार हो गए। जनता धर्म का कटोरा लेकर बैठी है, या देखने समझने के लिए तैयार ही नहीं कि उसके साथ कितना बड़ा छल हुआ। कम से कम यही सवाल कर लेती कि केवल भ्रष्टाचारी ही बीजेपी के साथ आए हैं या 1,40,000 करोड़ का चेक भी साथ लाए हैं। वैसे 2G घोटाला भी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन चंदे का धंधा घोटाले में यह रिपोर्ट आई तो सही कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी थी, मगर नीलामी नहीं हुई। नीलामी की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई, और जैसे ही समाप्त हुई, एयरटेल भारती ने नीलामी हटाने से पहले और बाद में बीजेपी को 150 करोड़ का चंदा दे दिया। उसके बाद एयरटेल के समूह की कंपनी को स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई करने का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन यह खबर भी आप तक मोटी मोटी हेडलाइनों के साथ नहीं पहुंची होगी। आपके अखबार और चैनल ने आपके साथ धोखा किया है। खुद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जब प्रफुल्ल पटेल नागरिक विमानन मंत्री थे 2005-06 के बीच, तब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लिए 111 विमान खरीदने का करार हुआ। विमान की जरूरत नहीं थी, मगर रिश्वत की लालच में यह खरीद की गई और 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। प्रफुल्ल पटेल को लेकर तब के मीडिया और आज के गोदी मीडिया ने अनगिनत रिपोर्ट की है।
लेकिन जब क्लीनचिट की खबर आई, सीबीआई के जांच बंद करने की खबर आई, तो बहुत साधारण तरीके से इन खबरों को निपटा दिया गया। पुरानी खबरों और आरोपों का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया। जनता को याद ही नहीं दिलाया गया कि उसे किस तरह से बेवकूफ बनाया गया है। क्या प्रफुल्ल पटेल इतने लोकप्रिय नेता हैं कि उनके बिना बीजेपी को 400 सीट नहीं आएगी, इसलिए चुनाव शुरू होने के बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ यह जांच बंद कर दी? क्या बीजेपी ने इस बात के लिए देश से माफी मांगी है कि उसने 2011 के साल से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लिए खरीदे गए विमानों को लेकर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए हैं? बार बार प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया है, कई बार संसद में चर्चा के लिए नोटिस दी, बीजेपी के नेताओं ने अनगिनत प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अब उस घोटाले का चेहरा यानी प्रफुल्ल पटेल करप्ट से ईमानदार हो गए, एनसीपी के रास्ते बीजेपी के पार्टनर हो गए। हम 2011 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो दिखाना चाहते हैं। बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी कितनी गंभीरता से बता रहे हैं, तब तो विपक्ष के पास न जाने कहां से डॉक्यूमेंट भी मिल जाता था। आज चुनावी चंदे का सारा दस्तावेज सामने है, मगर कोई अखबार छापता तक नहीं। लेकिन आप इस हिस्से को जरूर सुनिए। और मैं आज आपको एक कागज भी सर्कुलेट करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी तय करनी है। और मैं अपने मित्र श्रीकांत जी से कहूंगा कि जो वो अंतिम निर्णय था, हम जानते हैं कि शुरू में ये तय हुआ था कि एयर इंडिया के लिए 18 विमान खरीदे जाएंगे 2004 में, जिसमें 18 छोटे विमान और 10 मीडियम कैपेसिटी के विमान खरीदे जाने थे 2004 में। और ठीक एक वर्ष के भीतर ये 28 की संख्या बढ़ करके, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि एक वर्ष के भीतर 28 की संख्या बढ़कर के 68 हो गई। और उसमें 53 विमान फर्म बेसिस पर, जो बहुत महत्व रखता है क्रय के लिए, और 15 विमान खरीदे जाने थे ऑप्शनल बेसिस पर। किस आधार पर एक समिति ने, और वो समिति किसकी अध्यक्षता में थी वो मैं बताना चाहूंगा। ये समिति जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था, दिस वॉज हेडेड बाय मिस्टर चिदम्बरम, देन एज द फाइनेंस मिनिस्टर। और मैं आपको ये आज प्रधानमंत्री कार्यालय का एक पत्र, जिसमें उन्होंने भी उसे अनुमोदित किया है, और उसके साथ पूरे उस बैठक के मिनट्स, और मैंने उसके नीचे जो एक सेंटेंस है मात्र, एयर इंडिया विल प्लेस द एंटायर ऑर्डर फॉर 68 एयरक्राफ्ट with Boeing on firm basis. In what capacity did the EGOM have the authority to increase the vendor's order, to give the entire order A, to take the numbers from 28 to 68, B, to confirm what was proposed by Air India as an optional basis? ये एक बड़ा सवाल है, जिसमें और इसमें चिदम्बरम साहब का हस्ताक्षर है और चिदम्बरम साहब और प्रधानमंत्री जी की सहमति है। कहीं ना कहीं इस बात का जवाब चिदम्बरम साहब को भी देना पड़ेगा कि आखिर में यह निर्णय किस प्रकार से हुआ, क्योंकि एयर इंडिया ने इतने विमानों की खरीदारी की मांग नहीं की थी। सीएजी ने मुख्य तौर पर अपने प्रतिवेदन में 3 विषय कहे। एक, उन्होंने टिप्पणी की है मर्जर पर, जो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर किया गया। उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किस आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर किया जाए, आज तक किसी को नहीं समझ में आया। दूसरा विषय जो सीएजी ने उठाया है वो है कि आखिर इतने बड़ी संख्या में विमानों की खरीद क्यों की गई, जब सबको पता था कि इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। तो आखिर में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया मिलाकर के लगभग 125-15 जहाज़ों की क्रय क्यों की गई। और मैं फिर आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि जो इंडियन एयरलाइंस का परचेज था, जो अर्स्टवाइल इंडियन एयरलाइंस, उस परचेज की कीमत मात्र 8,000 करोड़ थी, और जो एयर इंडिया का था, जिसे 28 से बढ़ा के 68 किया गया, इसकी कीमत 40,000 करोड़ रुपया था। तो ये भी अपने आप में है। उसमें यह भी टिप्पणी की गई है कि आखिर आधार क्या था कि जब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज किया जाना था, तो वैसे स्थिति में दोनों कंपनियों के विमान अलग अलग क्यों खरीदे गए, इसके भी सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया है।
जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उसकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेताओं के बयान को प्रमुखता से टीवी पर दिखाया जाता था और लोगों को पता चल जाता था। अगर उसी अनुपात में प्रफुल्ल पटेल को मिली क्लीन चिट की खबरें आज छपती, सवाल होते, मीडिया याद दिलाता कि तब क्या क्या कहा गया था, तो जनता को कुछ तो पता चलता। पब्लिक को कुछ पता है नहीं और जनता जनता बने घूम रही है कि हम जनता हैं, जनता सब जानती है। यह सारी खबरें 2017 के साल की हैं। तत्कालीन चीफ जस्टिस JS खेहर की बेंच का आदेश था जिसमें आज के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। मामला था 70,000 करोड़ के 111 विमानों की खरीद में गंभीर गड़बड़ियां की गई हैं। इसके अलावा पटेल ने एयर इंडिया को 1,000 करोड़ का बायोमेट्रिक सिस्टम खरीदवाया। कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के भीतर जांच हो और देखा जाए कि तथ्य क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की याचिका पर आदेश दिया कि CBI इस मामले में अपनी जांच 6 महीने के भीतर ही पूरी करे। जब यह खबर आई कि कनाडा की अदालत ने भारत के विमान मंत्री को रिश्वत देने के मामले में एक व्यक्ति को सजा सुनाई है, तब मीडिया के कई अखबारों और चैनलों ने इस खबर को काफी विस्तार से दिखाया था, छापा था। यह हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट है। लिखा है कि इंडो कैनेडियन मूल के बिजनेसमैन नजीर करीगर ने प्रफुल्ल पटेल के सहयोगी को $2.5 लाख यानी भारतीय रुपए में 2 करोड़ की रिश्वत दी है। CBI ने कनाडा से इसकी जानकारी मांगी थी। अखबार ने यह भी लिखा है कि बायोमेट्रिक सिस्टम का टेंडर 2006 में निकला था। नजीर करीगर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हसन गफूर के जरिए प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की और कथित रूप से रिश्वत दी। यह सब इस अखबार में छपा है। रफाल मामला भी इसी टाइप का है। भारत में क्लीन चिट की घोषणा हो गई है मगर फ्रांस की अदालत में अभी भी इसकी सुनवाई चल रही है, जांच चल रही है। यह जी न्यूज पर विमान घोटाले की खबर है जिसे 2 एपिसोड में दिखाया गया था। इसे कोई देख ले तो लगेगा कि प्रफुल्ल पटेल से भ्रष्ट कोई है ही नहीं। आज वही प्रफुल्ल पटेल की पार्टी BJP के साथ है। CBI ने केस बंद कर दी तो कितने चैनलों पर इस तरह की रिपोर्ट चल रही है। 7 साल तक इस मामले में CBI ने जांच की। 8 महीने पहले प्रफुल्ल पटेल के BJP के गठबंधन में जाते ही सब कुछ रफा दफा। लीज पर 70,000 करोड़ के विमान खरीदने का घोटाला बंद। आरोप लगा था कि जब विमान खरीदे जा रहे थे तब लीज पर लेने की जरूरत नहीं थी। 15 महंगे विमान खरीदे गए थे तब जब उन्हें उड़ाने के लिए पायलट तक नहीं था। अब यह सब इतिहास बन चुका है। 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं प्रफुल्ल पटेल के बारे में इशारे में कहा करते थे कि वे 1993 बम धमाके के आरोपी इकबाल मिर्ची के साथ व्यापार करते हैं। इतना गंभीर आरोप लगाया हो और वह व्यक्ति आज BJP के सहयोगी दल में है। क्या प्रधानमंत्री की बात भरोसे के लायक है? जिन लोगों ने इस पर भरोसा किया होगा उन्हें आज कैसा लग रहा होगा? ऐसा क्यों है जब पीड़ितों को न्याय देने की बात आती है तो कांग्रेस और उसके साथी आतंकियों का बचाव करने लगते हैं। 1993 में मुंबई बम धमाकों के घाव कभी भी मुंबई भूल नहीं सकता, महाराष्ट्र भूल नहीं सकता, हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। धमाकों में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ उस समय की सरकारों ने कोई न्याय नहीं किया। जिन लोगों ने हमारे अपनों को मारा वो भाग निकले और उसकी वजह अब खुलकर के सामने आने लगी है। ये लोग दोषियों को पकड़ने के बजाय उनके साथ मिर्ची का व्यापार कर रहे। व्यापार, कभी मिर्ची का व्यापार, कभी मिर्ची से व्यापार। मैं आज मुंबई के इस मंच से आप पूरे महाराष्ट्र के लोगों को आग्रह करूंगा, इन लोगों को पहचानिए, इनके दलों से सावधान रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से बिना नाम लिए हुए इशारे में यही तो कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल से सावधान रहिए। और इधर प्रफुल्ल पटेल शरद पवार की पार्टी तोड़कर अजित पवार के साथ चले आते हैं, जो BJP के साथ महाराष्ट्र सरकार में साझीदार हैं। पर प्रफुल्ल पटेल को लेकर कैसी कैसी खबरें तब छपा करती थीं। ठीक 1 साल पहले की तो बात है। फरवरी 2023 में ED ने PMLA के तहत प्रफुल्ल पटेल की कई संपत्तियां जब्त की।
ड्रग स्मगलर और 1993 बम धमाकों में आरोपी इकबाल मिर्ची के मामले में कार्रवाई के चलते वर्ली की सीजे हाउस में पटेल और उनके परिवार से जुड़ी 4 संपत्तियों को जब्त किया गया था। यह वर्ली की सबसे महंगी प्राइम प्रॉपर्टी बताई जाती है। प्रफुल्ल पटेल को 4 मंजिल खाली करनी पड़ी। इसी इमारत में इकबाल मिर्ची की भी 2 मंजिलें जब्त हुई हैं। ईडी की जांच इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चल रही थी। इसी सीजे हाउस में अब ईडी ने अपना दफ्तर भी बना लिया है। प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार को अपनी पार्टी तोड़ने का इनाम मिल चुका है। अब यही लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, सरकार में साझीदार हैं। अजीत पवार को बीजेपी जेल में डालना चाहती थी, अब वही पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री हैं। इनका भी मामला देख लीजिए। हमें पता है कि वीडियो लंबा है, लेकिन पूरा देखिए तभी तो पता चलेगा कि कितना लंबा खेल आपके साथ हो गया है। एक्सप्रेस ने लिखा है कि जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अजीत पवार के मामले में अक्टूबर 2020 में क्लोजर रिपोर्ट दायर की। ईडी ने इसका विरोध किया। जब भाजपा की सरकार थी तब अक्टूबर 2022 में केस दोबारा खोला गया, मगर एनडीए में शामिल होने के बाद इस साल जनवरी में आर्थिक अपराध शाखा ने फिर से क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी और अजीत पवार और 70 अन्य को क्लीन चिट दे दी। मार्च 2024 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कहा कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक केस में तथ्यों की गलती के चलते आपराधिक केस दायर हुआ था। इस मामले में ईडी का केस आर्थिक अपराध शाखा की कार्रवाई पर ही आधारित था। शाखा द्वारा केस बंद किए जाने के बाद से ईडी का केस भी निष्फल हो गया है। ईडी ने कोर्ट में क्लोजर के मामले में इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप लगा, बीजेपी ने लगाया। अजीत पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के 9 मामले दर्ज हुए, लेकिन जैसे ही अजीत पवार 2019 में बीजेपी के साथ गए, सुबह सुबह उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सारे केस रद्द कर दिए। मीडिया में बयान छपा, इनका राजनीतिक घटनाओं से कोई संबंध नहीं। कोयला घोटाला, एयर इंडिया विमान खरीद घोटाला, इसके आधार पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने 2014 के चुनावी अभियान को खड़ा किया। आज इस 2 बड़े घोटाले के 2 मुख्य किरदार प्रफुल्ल पटेल, नवीन जिंदल बीजेपी के साथ हैं। 2012-13 का भारत और उसका मीडिया बहुत अलग था। बीजेपी के हर बयान को खूब बढ़ा चढ़ाकर छापता था और अपनी भी खोजी रिपोर्ट करता था। जनता के बीच बात पहुंचती थी कि मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्ट है, जानी चाहिए, चली भी गई। यह भी बीजेपी का ही विज्ञापन है जो आपको इस होर्डिंग से नहीं पता चलेगा। हरियाणा बीजेपी के फेसबुक पेज पर यह सार्वजनिक सूचना दी गई है। कांग्रेस से भागकर बीजेपी में आए और कुरुक्षेत्र से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार के बारे में सूचना है कि उन पर कोयला ब्लॉक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। यही विज्ञापन कुरुक्षेत्र के अखबारों में भी छपा है। अब आप दोनों को अलग अलग रख कर देखिए, फिर पूछिए कि भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है, विपक्ष या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोयला घोटाले में आपका नाम ले रहे हैं लोग, ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है? कोई बात नहीं, ऐसा है जी, ये राजनीति में जो है लोगों को जो है हर तरह के सवाल पूछने का हक है उनका। आप लोगों का, जितने आप हमारे पत्रकार भाई हो, बहनें हैं, आप लोगों का पूरा हक है कि जो भी मन में आप लोगों के सवाल आए तो वो आप लोग जो है, आपका पूरा हक है, आप पूछ सकते हो। और मेरे पास जो है, मैं सब कुछ जो है खुली तरह से, मेरा जो जीवन है एक खुली किताब है, तो सब लोग जो है जानते हैं, आप सब पहचानते हो कि किसके मन में क्या है क्या नहीं है। हम बहुत ही सीधे साधे लोग हैं और भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, बाबूजी ने मेहनत की, हम सब ने भाइयों ने बहुत मेहनत की है और पूरे देश के अंदर आज जो है बहुत से कारखाने लगाए हैं जहाँ पर लाखों लोग रोज़गार पा रहे हैं। सरकार को जो है पिछले 20 वर्षों के अंदर लाखों करोड़ का हमने जो है टैक्स पे किया है। तो देश के निर्माण के अंदर जो है हरियाणा की भूमि से जन्म लेकर के हमने देश के लिए हमने बहुत काम किया है, हर क्षेत्र के अंदर काम किया है। तो इसलिए कोई भी जो काम करता है, कोई भी कई बार जो है कोई बातें उठा देते हैं, लेकिन अंत में जो है सच्चाई जो है सबके सामने आती है। तो मैं समझता हूँ कि सच्चाई जो है वो अब सबके सामने है। 10 साल से ज़्यादा हो गया। आरोप तो आप किसी के ऊपर कोई भी आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, न्यायपालिका के ऊपर हमारा विश्वास है और अंत में जो है मैं समझता हूं कि सब कुछ जो है ये लोगों को साफ हो जाएगा कि आपका, उनका भाई, उनका बेटा जो है बिल्कुल सही है और उसने कोई गलत काम नहीं किया। बस यही एक बयान है।
सवाल भी ठीक से नहीं पूछा जाता है। स्थानीय पत्रकार भी क्या करें, कितना कुछ उनका दांव पर लगा होता है। बड़े बड़े चैनल और उनके एंकर झुक गए, ये किसके लिए जोखिम उठाएं। यही कारण है कि केस बंद होने के बाद प्रफुल्ल पटेल के घर के बाहर मीडिया नहीं गया और ना ही नवीन जिंदल के बाहर। इस तरह से भ्रष्टाचार और सिस्टम को सबके सामने मैनेज किया जा रहा है। कांग्रेस आज विपक्ष में है, जिसके खातों को आयकर विभाग ने जब्त कर दिया था। खाते से जबरन पैसा ट्रांसफर करा लिया। 1823 करोड़ का आयकर विभाग ने नोटिस भेज दिया। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तब जाकर आयकर विभाग ने बोला चुनाव तक सख्ती नहीं करेंगे। हालत यह हो गई है कि कांग्रेस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉशिंग मशीन लेकर आ रही है ताकि मीडिया दिखाए, लोगों को पता तो चले, मगर सब कुछ आधा अधूरा छप रहा है, लोगों को पता तक नहीं चल रहा। अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है भाई, उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी, अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। देखना क्या बोल रहा है, बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। कोई बात नहीं, मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट है। देख लिया आपने। अब आप ही बताइए कि ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की क्या विश्वसनीयता रह जाती है। उन्हें अपनी विश्वसनीयता की परवाह है या नहीं, क्योंकि पता है शायद उन्हें कि मीडिया पहले की तरह सवाल नहीं कर पाएगा, जमकर दिखाएगा भी नहीं। ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इनके डर से आम लोगों ने बोलना बंद कर दिया। पहले व्यापारिक संगठन कितना खुलकर बोला करते थे, अब तो आवाज ही उनकी सुनाई नहीं देती है कि छापे के बाद भी चंदा देना पड़ा, मजबूरी में दे आए या खुशी खुशी नाचते हुए करोड़ों रुपए का चेक लेकर गए थे। अभी सारे अखबारों में खबर छपी कि बंगाल में ईडी ने 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। प्रधानमंत्री कानूनी रास्ता निकाल रहे हैं, कैसे जनता में बांट दें। क्या उसी मीडिया ने उनसे सवाल किया कि 15 लाख रुपए देने का भी वादा किया गया था, क्या वो बांटा जा सका है। उस मीडिया ने यह सवाल पूछा कि 1,40,000 घोटाले के 2 आरोपी बीजेपी के सहयोगी बन गए हैं। एक ही आरोपी पर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं, बीजेपी ने लगाए हैं। अब बीजेपी उनके साथ कैसे है, उन पैसों को कब जनता के बीच बांटेगी। दीप्तिमान तिवारी ने इंडियन एक्सप्रेस में बंगाल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के अब सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन जब तक तृणमूल में थे सबसे बड़े भ्रष्ट थे। जैसे ही बीजेपी में आए, केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज शुभेंदु अधिकारी बंगाल में विधायक हैं, लेकिन सीबीआई 2019 से लोकसभा स्पीकर की मंजूरी का इंतजार कर रही है ताकि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारदा स्टिंग मामले में मुकदमा चलाया जा सके। बीजेपी को पता है कि YouTube से ऐसी बातें ज्यादा से ज्यादा 40 लाख 50 लाख लोगों तक पहुंचेंगी, मगर गोदी मीडिया के चैनल और अखबारों से तो करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती थी। एक बार वहां इन बातों को लेकर डिबेट बंद हो जाए, चैनल मैनेज हो जाएं, खोजी पत्रकारिता बंद हो जाए, जनता को किसी सूरत में पता ही नहीं चलेगा कि इतना बड़ा घोटाला हुआ। इतनी बड़ी संख्या में घोटालेबाजों को शामिल करने वाली भाजपा आज भारत की अकेली पार्टी हो गई है और जनता को बताया जा रहा है कि राम राज्य आ गया, राम का मंदिर बन गया है। जनता को क्या पता कि इस राम राज्य के सबसे बड़े लाभार्थी अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।